हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे हम कंसेप्टली इस सीरीज को खत्म कर देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आने वाली वीडियोज में, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कंसेप्टली हमारा चैप्टर जो है, सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के साथ। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब देखते हैं आज का कंसेप्ट क्या है। तो हम लेसन नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस, और ये उसके ऊपर आखिरी वीडियो होगी जहां पे हम दोनों तरह के गेम को एक बार फिर डिस्कस करेंगे और नैश इक्विलिब्रियम को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी होती है। तो हमने एक चीज देखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, नैश इक्विलिब्रियम, यानी कि नैश, एक मिनट ये मार्कर चल नहीं रहा शायद, नैश इक्विलिब्रियम। इसका सिंपल सा मतलब क्या था कि हमें जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए जो क्या हो, बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती हो, चाहे वो किसी गेम के अंदर हो, चाहे वो किसी इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर हो, चाहे वो किसी बिजनेस के अंदर हो। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नैश इक्विलिब्रियम। लेकिन बात यह आती है कि भैया डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। देखो नाम क्या है, डोमिनेट, यानी कि जिसका प्रभाव क्या हो, बहुत ज्यादा हो। मतलब एक ऐसा चॉइस गेम के अंदर जो मेरे लिए क्या हो, ऑप्टिमल हो, यानी कि जो मेरे रिटर्न्स को, मेरी पे ऑफ्स को मैक्सिमम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डोमिनेंट स्ट्रेटजी बोल के चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर। मतलब हर एक प्लेयर के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जो क्या हो, बिल्कुल ऑप्टिमल हो, यानी कि उससे फालतू मैक्सिमम रिटर्न किसी और चॉइस से जनरेट ना किए जा सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं गेम थ्योरी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें तो हर एक प्लेयर जो है, यानी कि जो हर एक इकोनॉमिक एजेंट है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो सेवर हो, वो सब के सब इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करता है, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने की कोशिश करता है, एक इन्वेस्टर मैक्सिमम रिटर्न अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो इकोनॉमिक एजेंट है ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या चॉइस जो है वो, मतलब कौन सा एक्शन ले, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें जिनसे उनकी सारी चीजें क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। वही सेम चीज यहां पे है। तो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर इन विच नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर डज। इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सोच के चलते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है, हमें बेस्ट बेनिफिट लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बेस्ट आउटपुट, मतलब अपना बेस्ट इनपुट डालेंगे ताकि हमें क्या मिले, आउटपुट मैक्सिमम मिल सके। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि दूसरा प्लेयर क्या करे उसमें फर्क नहीं पड़ता, he will choose only his optimal strategy। लेकिन जो फर्स्ट प्लेयर है वो अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चूज करेगा, यानी कि अपना मैक्सिमम इनपुट डालेगा, अपनी वो चॉइस लेगा जहां पे उसे जो आउटपुट आने वाला है वो मैक्सिमम मिले, यानी कि बेनिफिट जो हो क्या मिले, मैक्सिमम मिले। अब आगे देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड नैश इक्विलिब्रियम आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये हम जानते हैं, कई लोग इसे सिमिलर लेके चलते हैं, लेकिन डोमिनेंट स्ट्रेटजी अलग कंसेप्ट है, नैश इक्विलिब्रियम अलग कंसेप्ट है, टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। डोमिनेंट स्ट्रेटजी इज द वन ऑप्टिमल चॉइस ऑफ अ प्लेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अनदर प्लेयर चूजेस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि एक जो पर्सन है वो अपनी ऑप्टिमल चॉइस लेगा, यानी कि एक ऐसी चॉइस लेगा प्लेयर फर्स्ट जो उसको मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा प्लेयर क्या चलने वाला है, प्लेयर चॉइस ऑफ अ प्लेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अनदर प्लेयर चूजेस। तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा, अब एक गेम है, गेम कोई पर्सन खुद के साथ तो खेलता नहीं है, वो किसी पर्सन के साथ खेलता है। ऐसे ही इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो बिजनेसेस जो है जनरली वो कंपटीशन में रन किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो हर एक सेक्टर का जो इफेक्ट है वो दूसरे सेक्टर में पड़ता है। ऐसे ही हर एक बिजनेसमैन का इफेक्ट दूसरे बिजनेसमैन में पड़ता है। तो वो लोग डिसीजन इस तरीके से लेते हैं कि हमें जो है अपना बेस्ट डिसीजन लेना है, सामने वाले का डिसीजन लेना इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने मैक्सिमम रिटर्न्स के ऊपर काम करना है। वही सेम चीज यहाँ पे क्या बोलता है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी बोलती है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये बोलती है कि भाई एक प्लेयर जो है वो अपनी ऑप्टिमल चॉइस ले रहा है, यानी कि वो चॉइस जो वो अपने पूरे दिमाग के साथ ले सकता था, उसने अपने मैक्सिमम रिटर्न्स को करने के लिए उसने वो चॉइस ले ली। इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा प्लेयर क्या सोच रहा है। इफ देयर आर सेकंड प्लेयर, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी, देन प्लेयर ए इज डूइंग हिज बेस्ट। तो जो अपना ए प्लेयर है वो अपना बेस्ट
कर रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्लेयर बी डज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी प्लेयर क्या कर रहा है, मतलब बी कुछ कर भी रहा है नहीं कर रहा, बी क्या डिसीजन ले रहा है कोई सोच नहीं रहा, वो सोच रहा है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जैसे जनरली चीज़ अच्छी भी होती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें अपना बेस्ट देना है कि बाकी कंपटीशन वगैरह सब दूर चले जाएं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हमने अपना बेस्ट दिया है तो कहीं ना कहीं हमें जो रिटर्न्स हैं वो क्या मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। ये साफ कहना किसका है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी का। इसलिए ये नैश इक्विलिब्रियम से क्या है, थोड़ा सा अलग है। इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब क्या होता है, चाहे आप सामने वाले को देखो कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या डिसीजंस ले रहा है, चाहे तुम खुद डिसीजंस लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नैश इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना है। अब आगे देखो यहाँ पे, इन नैश इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर एंटिसिपेट व्हाट इट्स ओपोनेंट विल डू। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट स्ट्रेटजी में क्या था कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी में दोनों का इफेक्ट पड़ रहा था, मतलब डोमिनेंट स्ट्रेटजी में सेकंड प्लेयर क्या सोच रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता था। यहाँ पे डिसीजन सिर्फ फर्स्ट प्लेयर ले रहा था, वो भी अपने बेसिक पे। सेकंड प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे, नैश इक्विलिब्रियम में यहाँ पे फर्क पड़ता है। ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर एंटिसिपेट करता है कि सामने वाला प्लेयर क्या चलने वाला है। व्हाट इट्स ओपोनेंट विल डू, मतलब उसका ओपोनेंट जो है वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उसके काम पे या फिर उसके डिसीजन पे इफेक्ट पड़ सकता है, जो हम अभी देखेंगे भी। तो इसलिए जो नैश इक्विलिब्रियम है वो ये बोल के चलता है कि भाई हमें जो है हमेशा ये भी सोच चलना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं सेम फील्ड के। तो ईच प्लेयर एंटिसिपेट व्हाट इट्स ओपोनेंट विल डू एंड देन डिसाइड टू चूज हिज बेस्ट पॉसिबल एक्शन, और तब वो डिसाइड करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है वो कौन सा होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, प्रिजनर्स डायलेमा, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो हम लोगों ने मूवीज़ में देखा भी है। अब प्रिजनर्स डायलेमा में क्या होता है कि जैसे मान लो पुलिस वालों ने कुछ कैदी पकड़ लिए, दो ही पकड़ लिए, दो कैदी पकड़ लिए, एक ए है एक बी है, दोनों को अलग कमरे बंद कर दिया ताकि वहाँ पे उनसे पूछताछ की जा सके, ठीक है। अब वो गए वहाँ पे पूछताछ करने, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई पहले ए के पास गए, ए को बोला कि देखो यार तुम लोग शरीफियत से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमने वो जुर्म किया है, ठीक है, कि तुमने कोई क्राइम कंडक्ट किया है तो तुम वहाँ पे उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई तुमने क्राइम किया है, तो हम जो है तुम्हें कोशिश करेंगे कम से कम सजा मिले। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं माना तो फिर तुम्हें यहाँ पे भारी सजा भुगतने को मिलेगी। लेकिन अब हुआ क्या, दोनों को अलग कमरे बिठा दिया, कभी साथ में नहीं बिठाएंगे, दोनों को अलग कमरे बिठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, हाँ तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, प्रिजनर्स डायलेमा के बारे में। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे पुलिस वाले हैं वो उन क्रिमिनल्स को दो अलग जगह बंद कर देते हैं। अब उनसे चलता डिस्कशन कि भाई पहले वाले क्या बोलेंगे कि दूसरे वाले ने क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, अब तेरी बारी बाकी है कि भाई अगर तूने अपना क्राइम मान लिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, वरना उसने तो कह दिया कि भाई तू भी उस क्राइम में क्या था, इन्वॉल्व था और तेरा ज़्यादा हाथ था उस क्राइम के अंदर। तो इस तरीके से ना प्रिजनर्स को जो है वो भटकाया जाता है। वो बेचारे अपनी कहानी सोच के आए होते हैं घर से कि भाई हम दोनों यही कहानी बोलेंगे, ठीक है, दोनों बच जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले और तेज, वो उन्हें अलग बिठा के उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई उसने मान लिया है क्राइम, अब तेरी बारी बाकी है, तू भी क्राइम मान लेगा तो भाई जो है यहाँ पे तुम्हारी जो हम कोशिश करेंगे तुम्हें जो सजा है कम से कम मिल जाए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा। अब देखो तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए.डब्ल्यू. टकर, ईच पर्सन वाज बीन क्वेश्चन। यहाँ पे हर एक पर्सन को जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं सेपरेटली, यानी अलग अलग। एंड ईच पर्सन हैज टू स्ट्रेटजीज, हर एक के पास दो स्ट्रेटजी है, या तो वो क्राइम को कन्फेस कर लें या वो क्राइम को कन्फेस ना करें, कन्फेस कर लें और नोट टू कन्फेस। अथॉरिटीज टेल देम इफ दे बोथ कन्फेस दे विल बी जेल फॉर 5 years। अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को जेल कितने टाइम की मिलेगी, सिर्फ 5 साल की हर एक को। इफ वन ऑफ देम कन्फेस, अगर किसी एक ने कन्फेस करी तो उसको सजा कम मिलेगी, दूसरे को क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि दूसरा मान नहीं रहा, एक ने तो कोऑपरेट कर लिया अच्छे तरीके से कि पुलिस वाले को बता दिया हाँ भाई हमने ऐसे ऐसे क्राइम किया था, उसने मान लिया, दूसरा नहीं मान रहा, दूसरे सजा फालतू मिलेगी और पहले वाले क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पे हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if one of them confess then the person who confess will be jailed for a shorter term। for example 1 year मान लो आप कि 1 year के लिए सजा मिलेगी और बाकी दूसरे को ज्यादा लंबे टाइम में सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक ने कोऑपरेट कर लिया, दूसरे ने कोऑपरेट नहीं किया। अब आगे देखो यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऑफ वन प्लेयर ओनली। अगर मान लो यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी आता है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी सिर्फ अगर मान लो एक प्लेयर के लिए हो तो क्या होगा, मतलब सिर्फ एक प्लेयर ने डोमिनेंट स्ट्रेटजी चूज करी है, दूसरे ने करी ही नहीं, तो प्लेयर 1 विल यूज हिज डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड बेस्ड ऑन प्लेयर 2। तो जो प्लेयर 1 है वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी यूज करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेयर 2 चूज
इट्स बेस्ट रिस्पॉन्स, अपने बेस्ट रिस्पॉन्स के बेस पे। इसका मतलब एक प्लेयर जो है वो एक प्लेयर ने अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी चूज कर लेनी कि वो मैक्सिमम रिटर्न या फिर यानी कि पे ऑफ लेना चाहता है, लेकिन दूसरा प्लेयर है वो उसके बेस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं कैसे भी यहां से अपना बेस्ट निकाल सकता हूं। अब अगर देखो यहाँ पे नोट क्या है, इफ डोमिनेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट विद नैश इक्विलिब्रियम डज नॉट गारंटी दैट डोमिनेंट स्ट्रेटजी विल आल्सो एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखना, अगर डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो है वो एग्जिस्ट करती है, द नैश इक्विलिब्रियम डज नॉट गारंटी, तो डज नॉट, जो नैश इक्विलिब्रियम में गारंटी नहीं प्रोवाइड करती कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब क्या आता है, ये तो हमारा सिंपल सा गेम था किसका, साइमल्टेनियस गेम्स का, यानी कि जब जो एक प्लेयर, चलो फिर हम देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, सीक्वेंशियल गेम्स। तो साइमल्टेनियस गेम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस गेम में क्या था कि जितने भी प्लेयर्स हमारे गेम प्ले कर रहे हैं वो सब एक साथ डिसीजन ले रहे हैं, तो किसी एक का डिसीजन जो है वो दूसरे को इफेक्ट करता था, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि सामने वाला क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सब अपने अपने डिसीजन लेने में लगे होते हैं, वो भी एक साथ। ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस गेम्स। लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं हम, सीक्वेंशियल गेम्स की। सीक्वेंशियल गेम का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसे गेम्स हो जहां पे एक प्लेयर पहले डिसीजन लेगा और दूसरा प्लेयर बाद में डिसीजन लेगा, ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल गेम। जैसे कि चेस ऐसा एक गेम हो गया। चेस के अलावा अपने बच्चों ने देखा होगा टॉस करने टाइम कि एक वो खेलते क्या नाम है, टिक टैक या फिर पता नहीं ऐसा कोई गेम था, ठीक है, जिसमें हम एक जो है टॉस करने के लिए यहाँ पे हम गेम प्ले करते थे। यानी कि सीक्वेंशियल गेम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब एक प्लेयर जो है वो पहले टर्न चलेगा अपनी और दूसरा प्लेयर बाद में चलेगा। अब इससे क्या पता लगता है कि हमें ना डिसीजन पता लग गया कि एक प्लेयर ने क्या डिसीजन लिया है, और हम फिर अब उसके हिसाब से एक्ट करेंगे ताकि हम उस गेम को जीत सके। तो यही सारा गेम किसका होता है, सीक्वेंशियल गेम का। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि सीक्वेंशियल गेम को हम सोल्व कैसे करते हैं, बैकवर्ड इंडक्शन से। ये चीज ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड इंडक्शन मेथड यूज किया जाता है सीक्वेंशियल गेम्स को सोल्व करने के लिए या फिर इसका ट्री डायग्राम बनाने के लिए। और गेम हमेशा दो ही तरह के होते हैं, या तो साइमल्टेनियस गेम्स या फिर सीक्वेंशियल गेम। साइमल्टेनियस गेम में सब डिसीजंस एक साथ लेंगे और सीक्वेंशियल गेम में डिसीजंस एक एक करके लेते हैं, यानी कि सबकी टर्न वाइज डिसीजन की बारी आती है। जैसे मैंने आपकी चेस की बात करी, अब चेस में क्या होता है कि पहले एक प्लेयर ने चाल चल दी, अपनी टर्न चल दी, फिर दूसरा प्लेयर चलेगा और उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं कि हमें कौन सी टर्न चलनी चाहिए ताकि हम उस गेम को जीत सके। तो इस तरीके से हम एक्ट करते हैं चेस जैसे गेम में, या फिर और भी गेम जहाँ पे हम सामने वाला अपनी टर्न चल रहा है उसके बाद हम डिसीजंस लेते हैं। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल गेम क्या होता है और हमारे पास यहाँ पे साइमल्टेनियस गेम्स क्या होते हैं, और दोनों में नैश इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट करता है और डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे इफेक्ट करती है। यही था हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक, और वीडियो हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे बाकी चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल थे और टेक्निकल थे, जिनको हमें इकोनॉमिकली समझना था। तो यहाँ पे हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।